नमस्कार, नॉन स्टॉप प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज प्राइम टाइम की शुरुआत खुद को सुप्रीम समझने वाले उन पब्लिक सर्वेंट्स की खबर से करेंगे जो कोरोना काल में खुद को खुदा समझ बैठे हैं, जिनकी बदसलूकी और बदतमीजी ने जनता का न सिर्फ अपमान किया है बल्कि इस महामारी के दौर में अपनी सरकारों को भी शर्मिंदा कर दिया। महामारी के इस दौर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के टशन की तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी और ऐसे में अधिकारियों को सस्पेंड से भी ज्यादा सख्त सजा की जरूरत है। देखिए रिपोर्ट। कौन सा टेस्ट करने गया था? जैसे वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वही। वो जनता के नौकर हैं, लेकिन खुद को खुदा समझ बैठे। साहब के सहन पर पद और पावर का नशा इस कदर हावी है कि पब्लिक को कीड़ा मकोड़ा समझने लगे। कौन सा टेस्ट करने गया था? जैसे वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वही। ये आईएएस होने का गुरूर है। ये एक अधिकारी की गुंडागर्दी की सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। कौन सा टेस्ट करने गया था? जैसे वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वही। सरेआम एक लड़के को थप्पड़ जड़ते, हाथ से मोबाइल छीनकर जमीन पर पटकते और फिर डंडा बरसाने का ऑर्डर पास करते। ये है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डीएम रणबीर शर्मा। कोरोना की वजह से सूरजपुर में लॉकडाउन है। लोग लॉकडाउन मान रहे हैं या नहीं, इसे ही देखने ये थप्पड़बाज डीएम पूरे लाव लश्कर के साथ सड़कों पर निकले थे। पद का नशा इस कदर हावी था कि रास्ते में जो भी मिला उस पर अपनी भड़ास निकाल। लेकिन इस लड़के के साथ डीएम ने जो किया उससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। डीएम रणबीर शर्मा ने लड़के को रोका, उसका मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया। इस पर भी मन नहीं भरा तो थप्पड़बाज बनकर थप्पड़ बरसाने लगे। कौन सा टेस्ट करने गया था? जैसे वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वही से हम लोग घर में बाहर। इसीलिए नहीं ये भगवान आपके सामने ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो लॉकडाउन के समय में ये लड़का दादी का टेस्ट कराने अस्पताल गया था, जिसके उसके पास पर्ची भी थी। लड़के ने डीएम को अपनी पर्ची भी दिखाई, लेकिन डीएम साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दिमाग पर पद का नशा इस कदर हावी था कि खुद एक गुंडे की तरह बर्ताव करने लगे। पुलिस वालों को बुलाया और कहा पीटो मारो। लड़का गिड़गिड़ाता रहा, पर्ची दिखाता रहा, लेकिन डीएम ने एक नहीं सुनी। कौन सा टेस्ट करने गया था? जैसे वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वही से हम लोग घर में बाहर। इसीलिए नहीं ये भगवान आपके सामने ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? एक तो वैसे इतना आर्थिक तंगी है, अभी सब काम धंधा बंद है और मोबाइल तोड़ दिए 17,000 का। बताइए, गाड़ी ले गए थाना में, मार पीट दिया अलग। मतलब अपना हम तो पेशेंट को ना देखने गए थे, कोई फालतू थोड़ी घूम रहे थे। कोई छोटा अधिकारी गलती करता है तो हम तो उससे ऊपर वाले अधिकारी के पास जाते हैं कि सर ये गलती हुआ है, इनसे हमको ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब ये तो पूरे जिला के जो मालिक हैं, सबसे प्रमुख हैं, वही ऐसा कर रहे हैं, हम किसके पास जाए? असमर्थ है किसी के पास भी जाने में, किसके पास जाके क्या बोले बताइए। घटना के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने मुख्यमंत्री को तुरंत इस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की,
तो गुंडागर्दी करने वाले डीएम सफाई पेश करने सामने आए, माफी मांगने लगे। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूं। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूं। उन्होंने बदतमीजी की। मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफी मांगता हूं अपने इस व्यवहार के लिए। सोशल मीडिया पर अधिकारी को हटाने की मुहिम तेज हुई तो सीएम भूपेश बघेल भी हरकत में आए और डीएम रणबीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया। भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा, सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया। ये बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणबीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। जनता की सेवा करने वाला एक अधिकारी कैसे किसी के साथ मारपीट कर सकता है? रणबीर शर्मा ने पद का दुरुपयोग ही नहीं किया बल्कि सारी मान मर्यादा भी घोल कर पी गए। हम यहाँ सर्विस करने आए हैं, लोगों की सेवा करने, सेवा भाव इसमें नहीं है। ये तो रूलर वाला भाव लगता है और लोगों के टैक्स से हमारी तनख्वाह आती है। तो हमें खासकर ऐसे माहौल में जहां पैंडेमिक है तो लोगों को हीलिंग टच की जरूरत है, लोगों को प्रॉपर तरीके से बात करने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप उनके मोबाइल तोड़ें। और कोई कानून ये हक नहीं देता कि आप लोगों की पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ें और इस तरह से उनको थप्पड़ मारें। ये गैर कानूनी है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब रणबीर शर्मा सुर्खियों में आए हों। ये वही रणबीर शर्मा है जिन्हें कुछ साल पहले रिश्वतखोरी के एक मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों धर दबोचा था। रणबीर शर्मा 2012 में कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में एसडीएम पद पर तैनात थे। उस वक्त रणबीर शर्मा ने एक जमीन की खरीद फरोख्त मामले में जांच रोकने और कार्रवाई नहीं करने के लिए घूस की मांग की थी, जिसके बाद रणबीर शर्मा को पटवारी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। एंटी करप्शन ब्यूरो की इस कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने रणबीर शर्मा को पद से हटा दिया था। रणबीर शर्मा की इस गुंडागर्दी के बाद उन्हें डीएम पद से हटा दिया गया है, जिसके बाद गौरव कुमार सिंह सूरजपुर के नए कलेक्टर बने हैं। लेकिन रणबीर शर्मा की हरकत ने अफसरशाही के उस चेहरे को बेनकाब कर दिया जो खुद को खुदा समझती है। सागर मध्य प्रदेश। अब जरा सागर पुलिस की गुंडागर्दी देख लीजिए। सरेआम कई पुलिसकर्मी महिला पर टूट पड़े हैं, महिला को खींच रहे हैं, पीट रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के सागर में महामारी को लेकर कोरोना कर्फ्यू लगा है। इसी कर्फ्यू के दौरान नीली साड़ी पहने ये महिला घर से बाहर निकल गई थी। महिला ने मास्क नहीं लगाया था, बस इसी बात पर खाकी हैवान बन गई। पुरुष पुलिस कर्मियों के बाद महिला पुलिस कर्मियों ने भी सारी मर्यादाएं लांघ दी। बीच चौराहे पर बाल खींचकर महिला को सड़क पर पटक दिया और थप्पड़ों की बारिश कर दी। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी अधिकारी ने इस तरह से गुंडागर्दी दिखाई हो। इससे पहले पश्चिमी त्रिपुरा के तत्कालीन डीएम शैलेश कुमार यादव ने भी शादी समारोह में घुसकर शादी को रुकवा दिया था, पंडित को थप्पड़ रसीद कर दिया था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इस आईएएस अफसर को सस्पेंड कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ के एसडीएम रही आईएएस तेजस्वी राणा का भी एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें तेजस्वी राणा एक दुकान के मुनीम से नकदी छीनकर फाड़ती दिख रही थी। जनता के ये वो नौकर हैं जिसकी सैलरी जनता के पैसे से ही दी जाती है, लेकिन पद का नशा इस कदर हावी है कि ये खुद को राजा और जनता को नौकर समझने लगे हैं। जरूरत इस मानसिकता को बदलने की है, जरूरत इस मानसिकता को क्वारंटीन करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
और अब खबर कोरोना काल में विदेश जाने की तैयारी करने वालों के लिए है। विदेश यात्रा के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आपके पास होना जरूरी है। लेकिन अगर आपने कोवैक्सीन या स्पुतनिक वी वैक्सीन ली है तो आप अमेरिका या यूरोपियन देशों में एंट्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिसने भी कोविशील्ड वैक्सीन ली है वो अमेरिका जैसे कुछ देशों में विदेश यात्रा कर सकता है। कोरोना काल में क्या है वैक्सीन पासपोर्ट, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मॉडर्ना अप्रूव्ड, कोवैक्सीन रिजेक्टेड, कोविशील्ड अप्रूव्ड, स्पुतनिक रिजेक्टेड, फाइजर अप्रूव्ड, नोवावैक्स रिजेक्टेड। यह है वैक्सीन पासपोर्ट का नया झमेला। कोरोना महामारी की चपेट में आई दुनिया पूरी तरह लॉक है। घूमने फिरने का शौक रखने वालों के लिए, विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए, अमेरिका यूरोप में अपना करियर बनाने का सपना संजोने वालों के लिए अब वैक्सीन पासपोर्ट डिप्लोमेसी नाम की नई मुश्किल सर उठा रही है। दरअसल दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट पर काम कर रहे हैं। कई देशों ने टीका प्राप्त यात्रियों के लिए नीतियों की घोषणा कर दी है। वहीं कुछ देश जल्द ही नए नियमों का ऐलान करने वाले हैं। वैक्सीन पासपोर्ट के नियमों की मनमर्जी अमेरिका और यूरोपियन देशों में जाने वालों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके लोगों को कई देश अपने यहां आने के लिए हवाई यात्राओं में कई तरह की छूट दे रहे हैं। लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन लगवा चुके लोग फिलहाल अमेरिका और यूरोप नहीं जा सकेंगे। और इसके पीछे की वजह यह है कि वैक्सीन WHO की इमरजेंसी यूज की सूची में शामिल नहीं हो पाई है। दरअसल दुनिया के प्रमुख देश WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ही वीजा दे रहे हैं। वीजा के लिए टीके का प्रमाण पत्र सभी देशों में अनिवार्य कर रखा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश भी शामिल है। और ऐसे में अमेरिका और यूरोप जाने वाले भारतीयों का वीजा रिजेक्ट होने की आशंका बढ़ गई है। WHO लेवल पर इस पर कोई कंसेंसस नहीं है। इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि क्या वैक्सीन को जो लोग वैक्सीनेटेड है हम उनको कंफर्म मानते हुए उनको अलाउ करें। अभी भी वर्ल्ड लेवल पर WHO गाइडेंस है या जो जितने देशों की गाइडेंस है वह केवल टेस्टिंग कि अगर आप नेगेटिव कोविड टेस्ट लेके आते हैं तब उसके बेसिस पर है। तो ये चर्चा में है अभी, और जब उस लेवल पर पहुंचेंगे कि हम वैक्सीन को वर्ल्ड लेवल पर WHO लेवल पर एक कंसेंसस ला पाएंगे तब उससे संबंधित रिलेवेंट कार्यवाही भी की जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वैक्सीन पासपोर्ट है क्या। दरअसल कई देश उन्हीं वैक्सीन को अनुमति दे रहे हैं जिन्हें वहां के सरकारी रेगुलेटर्स की मंजूरी दी जा चुकी है, या फिर वो वैक्सीन जो WHO की इमरजेंसी यूज लिस्ट में शामिल हो। फिलहाल इस सूची में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका 2, जेंसन और सिनोफार्मा का नाम शामिल है। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत भारत के लिए है, क्योंकि WHO ने अभी तक भारत में इस्तेमाल हो रही कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्ट में शामिल नहीं किया है। और रूस की स्पुतनिक भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग से बाहर है। कि ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है ये अपने में महत्वपूर्ण है, और भारत ने तो वैक्सीन मैत्री करके दिखा भी दिया है। हालांकि उसमें ज्यादातर डोजेस तो कोविशील्ड की ही गई थी, लेकिन अब कोवैक्सीन की भी जाएंगी आगे आने वाले समय में। और दोनों देशों के आपसी संबंधों पर भी निर्भर करता है दूसरे कितना कोविड का संक्रमण किस देश में है। जैसे भारत में एकदम से बढ़े तो भारत ने भी जब देखिए नवंबर दिसंबर में फ्लाइट्स यूके से बंद कर दी थी, जब वहां का स्ट्रेन की बात हुई थी, यूके स्ट्रेन की बहुत इन्फेक्शस है। तो इसी प्रकार से अभी लोगों ने भारत से फ्लाइट्स पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया हुआ है क्योंकि इतना संक्रमण हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये प्रतिबंध हट जाएंगे और लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा। तो अभी तो मैं समझता हूं RT-PCR की रिपोर्ट ही, नेगेटिव रिपोर्ट ही आपको एक वैक्सीन पासपोर्ट देगी। WHO के मुताबिक कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्ट में शामिल कराने के लिए भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल को आवेदन किया था। लेकिन WHO ने इस बारे में कंपनी से कुछ और जानकारियां मांगी हैं। WHO ने कहा कि इस संबंध में जून में बैठक होनी है। इसमें कंपनी से मिले दस्तावेज की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। यानी साफ है कि अगर कोवैक्सीन पर जल्द से जल्द भी फैसला आया तो भी अगस्त या सितंबर तक कोवैक्सीन को EUL में शामिल किए जाने की उम्मीद है। और ऐसे में जुलाई अगस्त तक विदेशी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दोबारा लौटने वाले और दाखिला लेने वाले छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
देखिए कि कई ऐसी वैक्सीन है जो कि WHO द्वारा अभी नहीं अप्रूव्ड हैं, जैसे कि कोवैक्सीन। भी कोवैक्सीन का मामला पेंडिंग है, उसी से के बारे में बात करने के लिए विदेश सचिव जो हैं वो उसी हर्षवर्धन श्रृंगला उसी के बारे में भारत बायोटेक से और उसके साथ ही साथ WHO से बात करेंगे ताकि ये प्रोसेस एक्सीलरेट की जा सके, जल्दी की जा सके। तीसरी चीज़ ये है कि भारत ने कई और देशों को भी वैक्सीन अपनी सप्लाई की है, तो क्या उन देशों के लिए भी मुश्किल होगी? मेरे ख्याल से उन देशों के लिए भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर देशों को जिनको वैक्सीन सप्लाई की गई है उनको कोविशील्ड ही सप्लाई की गई है। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि कोविशील्ड का स्लॉट देश में ना के बराबर है। आपको बता दें कि कोविशील्ड का निर्माण पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के सहयोग से किया है, जबकि कोवैक्सीन हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने विकसित किया है और ये एक पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन है। कोविशील्ड वैक्सीन का भारत और ब्रिटेन में एक साथ परीक्षण किया गया था, इसलिए शुरुआत से ही ये भरोसे की कसौटी पर थोड़ी बेहतर स्थिति में रहा, जबकि कोवैक्सीन को लेकर कई जांच पड़ताल की गई थी। इसके बाद इसे मंजूरी दी गई। ऑक्सफोर्ड का नाम जुड़ा होने की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दी है, लेकिन कोवैक्सीन को उन देशों ने मान्यता नहीं दी है जिनकी भारतीय लगातार यात्राएं करते हैं, पढ़ने और नौकरी के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ भारत में लगने वाली तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक पर भी वैक्सीन पासपोर्ट डिप्लोमेसी ने सवाल खड़े किए। रशिया की ये वैक्सीन भी WHO के इमरजेंसी यूज लिस्ट में शामिल नहीं है और रूस ने WHO को वैक्सीन टेस्टिंग के पूरे आंकड़े भी नहीं सौंपे। ऐसे में स्पुतनिक लगवाने वाले लोगों के लिए आने वाले वक्त में वीजा लेना कितना सरल होगा, ये कहना किसी के लिए भी आसान नहीं है। डिप्लोमेसी के बारे में जो बार बार बात उठाई जा रही है, मुझे लगता है कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूरोप ने और अमेरिका ने केवल कोविशील्ड वैक्सीन जिनको लगाई गई है उनको अपने देश में आने की अनुमति दी है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ ये प्रोसीजरल इशू है। विद इन टाइम आई थिंक 2 से 3 हफ्ते में कोवैक्सीन को भी अनुमति मिल जाएगी। और जहाँ तक रही स्पुतनिक की बात, तो वो रशिया की वैक्सीन है। मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और अल्टीमेटली सभी लोग एक दूसरे कंट्री में जाने के लिए फ्री होंगे। ये एक टेम्परेरी फेज हो सकता है। और अगर अभी की बात करें तो इस वैक्सीन डिप्लोमेसी की पॉलिसी जो अमेरिका एंड यूरोप ने की है, इससे बहुत ही कम लोग बेनिफिटेड होंगे, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि इंडिया से फ्लाइट जो दूसरी कंट्रीज़ में जाती हैं वो वहाँ की कंट्रीज़ ने ही बैन कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे हाई नंबर ऑफ कोरोना के केसेस हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों ने कोवैक्सीन लगवाई है। देश भर में अब तक कोवैक्सीन की 2 करोड़ डोज लग चुके हैं। दिल्ली के लगभग सभी केंद्रीय मंत्रालयों के अफसरों को भी कोवैक्सीन लगी है। इसलिए निजी के अलावा सरकारी विदेश दौरे भी प्रभावित होने की आशंका ने भी पासपोर्ट डिप्लोमेसी पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और देखिए, कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ने लगी है, लेकिन ये राहत महसूस करने से ज्यादा देश इस वक्त डरा हुआ है। तीसरी लहर की आशंका और बच्चों पर पड़ सकने वाले इसके प्रभाव से। ऐसे में हमारे नौनिहालों को कोरोना के इस खौफ से बचाने के लिए अलग अलग प्रदेश क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे बचाई जा सकती है इन मासूमों की जान, और हमें इसके लिए खुद को कैसे तैयार करना है, ये समझने के लिए देखिए ध्यान से रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर की तबाही के बीच तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए देश में युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर हाल में तीसरी लहर की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। वहीं राहत की खबर ये है कि देश में नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन का परीक्षण तेजी से चल रहा है। WHO ने भारत की इस नेजल वैक्सीन को बच्चों के लिए गेम चेंजर बताया है। WHO की वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि भारत में जो नेजल वैक्सीन बन रही है वो बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। बच्चों को नेजल वैक्सीन लगाना काफी आसान होगा, साथ ही वो बच्चों की सांस की नली को प्रतिरक्षा प्रदान करेगी।
बच्चों को कोरोना की चपेट से बचाने और तीसरी लहर की आशंका के बीच अलग अलग राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र में बच्चों के लिए स्पेशल कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र में बच्चों के संक्रमण के आंकड़ों में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 2 महीनों में 60,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में मासूमों को महामारी से बचाने के लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। 1 से 15 साल के बच्चों के लिए किड्स स्पेशल वार्ड तैयार हो रहे हैं। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में बीएमसी की मदद से डॉक्टर्स फॉर यू एनजीओ ने कोविड सेंटर बनाया है, जिसमें मासूमों के इलाज और देखभाल के लिए खास व्यवस्था की गई है। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम किसी घर में नहीं हैं, बल्कि एक अस्पताल कन्वर्ट किया गया है एक फ्लोर पर, खास तरह से बच्चों के लिए, जहां पर आपको सारे तरह के जो खेल से जुड़े हुए सामान हैं, बच्चों के खिलौने हैं, वो आपको फ्लोर पर यहाँ नज़र आ जाएंगे। इसके साथ साथ स्केटिंग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बच्चों के लिए पूरी तैयारी की गई है। अलग अलग तरह के ये खिलौने हैं जो बच्चों का मनोरंजन करेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उन्हें नहीं पता कि ये खतरा कितना बड़ा है और कितना घातक हो सकता है, लेकिन डॉक्टर जो हैं उसी तरह से उनका ख्याल रखेंगे जिस तरह से वो अपने घर में अपने परिवार के लोगों के बीच रहते हैं। एक अगर कमरे की बात की जाए तो एक कमरे में 2 बेड का इंतज़ाम किया गया है। पहला बेड होगा जहाँ पर जो बच्चा होगा जो संक्रमित होगा उसका इलाज किया जाएगा। उसके साथ साथ दूसरे इसी कमरे में लगा हुआ जो दूसरा बेड है, यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, ख़ास तौर पर बात करूँ तो 1 साल से 14-15 साल की उम्र के बच्चे कई ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकते हैं, तो उसका भी ख्याल रखा गया है। इस कोविड सेंटर में भर्ती बच्चों को टेंशन फ्री घर जैसा माहौल देने की कोशिश की गई है, ताकि इलाज के दौरान बच्चों पर किसी तरह का कोई मानसिक दबाव ना पड़े। और यहाँ पर बच्चों को लेकर जो तैयारी की गई है, अलग अलग तरह के कार्टून्स यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। कैसे आइडिया है? देखिए, अभी ऐसा प्रेडिक्शन है कि 3rd वेव में बच्चों की संख्या और बढ़ जाएगी, संक्रमण की संख्या, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने ये सोचा कि बच्चों को चाइल्ड फ्रेंडली सेटअप किया जाए, जिसमें बच्चों को ये लगे कि वो कहीं बाहर नहीं जा रहा, वो किसी हॉस्पिटल में, मेंटली रूप से भी वो स्ट्रांग रहे और इसको रिकवर कर सकता है, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ही ज़रूरी है और इससे हमारा रिकवरी जो फेज है वो भी टाइम पीरियड कम हो जाता है। चाइल्ड कोविड सेंटर में ही आईसीयू की भी व्यवस्था है। साथ ही इलाज में इस्तेमाल होने वाले हर तरह के मेडिकल उपकरण को यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है, ताकि बच्चों को कहीं और शिफ्ट ना करना पड़े। नर्स भी जो रखे हैं वो सारे चाइल्ड फ्रेंडली, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। नर्सेज भी सारी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अलग अलग जगह से, दिल्ली से, सिंगापुर से हम लोग जूम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। राउंड द क्लॉक उनका मॉनिटर हो रहा है। बच्चों को अगर अपने किसी रिलेटिव से बात करना है तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनको बात भी करवाते हैं, तो दे फील लाइक कि वो अपने घर में ही है। इलाज के साथ साथ बच्चों के खेल कूद का भी पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही डॉक्टर्स और नर्स की ऐसी टीम तैयार की गई है जिन्हें बच्चों को संभालने और उनके साथ प्यार से व्यवहार करने की ट्रेनिंग भी दी गई है, ताकि बच्चों को यहाँ पर घर जैसा माहौल मिल सके। इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरें हैं, ये बच्चे हैं, इनको सिम्टम्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो इतनी अच्छी है कि बच्चों को यह कभी भी एहसास नहीं होता कि वो अपने घर में नहीं हैं, बल्कि ये अस्पताल में हैं। ऐसे में डॉक्टर सता हैं, हम उनसे बात करेंगे, और नर्स हैं लक्ष्मी जी, उनसे बात करेंगे। इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग इस तरह से दी गई है कि बच्चों का किस तरह से ख्याल रखना है, उन्हें सकारात्मक किस तरह से अनुभव कराना है, ये सारी चीज़ें इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई हैं। और इसी तरह से बच्चों से बात करते रहते हैं, उनके भविष्य के बारे में पूछते रहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या खाते हैं और क्या कुछ पसंद है। हमने सही कहा डॉक्टर साहब? क्योंकि अब देखिए, पहले हम लोग रेडी नहीं थे 2nd वेव के लिए, अभी 3rd वेव के लिए बोल रहे कि खासकर बच्चों को इफेक्ट होगा, तो इस वजह से हम लोग पहले से प्रिपेयर्डनेस रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, बच्चों के लिए पूरा एनवायरनमेंट बनाया गया है कि वो ये ना फील करे कि वो एक हॉस्पिटल में है, बल्कि वो एक अपने घर में, अपने खुद के कमरे में है। कितना बड़ा चैलेंज होता है एज ए नर्स। अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, और एक मेंटल प्रेशर भी होता है पेरेंट्स पर अपने बच्चों को देखकर। लेकिन जो स्थिति यहाँ पर तैयार की गई है, जो माहौल बनाया गया है, वो बिल्कुल ही काबिल तारीफ़ है। आप कैसे हैंडल करती हैं? सर, अभी बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, उनको
समझाना पड़ता है हर बात के लिए कि आप यहाँ पे हो। उनको लगता है कि बाबा हम यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्यों रखा गया, डरते हैं बच्चे कहीं। उनको समझाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है उनको कि खिलौना ये मतलब खेलो, डरते हैं वो कुछ बच्चे ना, मतलब हमें यहाँ पे क्यों रखा गया है, मास्क वगैरह सब कुछ। कोरोना के खिलाफ जंग में महाराष्ट्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने टास्क फोर्स और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के साथ बैठक की, जिसमें बच्चों पर संभावित कोरोना के खतरे और तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। महाराष्ट्र में एक तरफ सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटी है, तो दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और संस्थापक नीता अंबानी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल ने मुंबई में बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी बेड के प्रबंधन की दिशा में ऑपरेशंस को बढ़ा दिया है। यह अस्पताल स्पेशल चाइल्ड केयर सुविधाओं को बढ़ाने पर फोकस कर रहा है, यानी सरकार से लेकर निजी संस्थाओं तक सभी मासूमों पर आने वाले हर खतरे से पहले कवच बनकर तैयार हो चुके हैं। इधर दिल्ली में भी सरकार मोर्चे पर डट चुकी है। 12वीं की परीक्षा को लेकर GOM और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक में दिल्ली के डिप्टी CM और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी बच्चों के वैक्सीनेशन की बात रखी। हमारे सामने बार बार ये बात भी आ रही है कि तीसरी वेव भी आ सकती है, और ये बात बार बार कही जा रही है अलग अलग सेक्टर से कि तीसरी वेव अगर आती है तो बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी तीसरी वेव। केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है कि 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और स्कूल के सारे टीचर्स के लिए, लगभग 1.5 करोड़ ही टीचर्स हैं, तो 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और 1.5 करोड़ टीचर्स के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए सबसे पहले वैक्सीन लेके आई जाए, जो बच्चों के लिए लगाई जा सके। कोरोना को हराने की हर संभव कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों में कोरोना को लेकर हुई एक स्टडी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। रिसर्च में एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि बड़ों के मुकाबले बच्चे ज्यादा आसानी से वायरस को मात देने में सक्षम हैं। रिसर्च के दौरान सामने आए आंकड़ों के मुताबिक मेरठ में 1385 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए। राहत की खबर ये रही कि रिकवरी रेट भी 100% रहा। बुलंदशहर में 338 बच्चे संक्रमित हुए, यहाँ भी रिकवरी रेट 100% रहा। बरेली में 1277 बच्चे बीमार हुए, इनमें से 319 अस्पताल में भर्ती हुए थे। रिकवरी रेट यहाँ भी 100% रहा। शाहजहांपुर में 604 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले, एक बच्चे की मौत हुई, यहाँ भी रिकवरी रेट 100% रहा। नोएडा में 157 बच्चे संक्रमित हुए, 5 बच्चों की मौत हुई, 60 बच्चे घर पर ही ठीक हो गए। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 3199 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए, यहाँ भी रिकवरी रेट 100% रहा। करीब 20 शहरों में 16 साल तक के कोरोना से संक्रमित बच्चों पर यह स्टडी की गई थी, जिससे पता चला कि बच्चे बीमार तो पड़ रहे हैं, अस्पतालों में भी भर्ती हो रहे हैं, लेकिन 0.10% को छोड़कर सभी स्वस्थ हैं। ये आंकड़े एक तरफ दिल को सुकून दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ डराने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। राजस्थान के दौसा में 341 बच्चे कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से कोई बच्चा सीरियस नहीं है। बताया जा रहा है कि संक्रमण से प्रभावित बच्चों में हल्का बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, खाने में स्वाद न आना, सूंघने की क्षमता कम होना, मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बच्चों में तीसरी लहर के अटैक की आशंका के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी अलर्ट हो गया है। आयोग ने सभी राज्यों से 1 हफ्ते के अंदर बच्चों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के आंकड़े जमा करने का आदेश दिया है, ताकि आपदा के वक्त बहानेबाजी की गुंजाइश न रह जाए। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ब्लैक फंगस के बारे में आप रोजाना सुन रहे होंगे। प्रभावितों और मौतों का आंकड़ा लगातार देश में बढ़ता चला जा रहा है। वैज्ञानिक और हमारे डॉक्टर्स भी लगातार ब्लैक फंगस की वजहों पर स्टडी कर रहे हैं कि आखिर कोरोना पूरे विश्व में है, लेकिन ब्लैक फंगस का खतरा, इसका अटैक सिर्फ भारत में क्यों है? तो आज हम आपको एक रिसर्च के आधार पर एक ऐसी गलती बताने जा रहे हैं जो अगर आपने की तो ये एक आमंत्रण होगा इस जानलेवा ब्लैक फंगस को
आंख खोल देने वाली हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और बहुत सावधान रहिए। मास्क ही बचाएगा जान। मास्क के जरिए ही कोरोना से जीती जाएगी जंग। मास्क से ही मिलेगी किलर वायरस से सुरक्षा। लेकिन अगर यही मास्क ब्लैक फंगस का कारण बन जाए तो आप क्या करेंगे? आप सही सुन भी रहे हैं और सही देख भी रहे हैं। अगर आपका मास्क गंदा है, मास्क को नहीं धो रहे हैं, एक ही मास्क को लगातार पहन रहे हैं, तो इसी मास्क से ब्लैक फंगस कभी भी अटैक कर सकता है। हिंदुस्तान में कोरोना के बाद म्यूकोरमाइकोसिस तेजी से फैला है। 10 से ज्यादा राज्य म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी घोषित कर चुके हैं। कोरोना के बाद ये काली महामारी लोगों की जान ले रही है और इसकी एक बड़ी वजह बना है गंदा मास्क। जब हम मास्क पहनते हैं तो इसमें पसीना आता है, जिससे मास्क गीला हो जाता है। इस गीलेपन की वजह से मास्क में फंगस पनपता है। मास्क में जमा गंदगी के कणों से आंखों में फंगस इन्फेक्शन होने की संभावना भी बनी रहती है। हेल्थ एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बार बार गंदे मास्क को पहनने से ब्लैक फंगस जान पर भारी पड़ सकता है। इसी वजह से ब्लैक फंगस के मामले भी बढ़े हैं। गीले मास्क में जहां आपकी थूक लगी हो या कुछ हो कहीं स्टोर करेंगे तो इनमें गंदगी, फंगस और बैक्टीरिया आएंगे जो कि आपको और बीमार कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि मास्क बेहद साफ स्थिति में ही पहने, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो इससे इन्फेक्शन होने का डर है। ये तो मैं शर्तिया नहीं कह सकता कि इससे ब्लैक फंगस होगी, क्योंकि ब्लैक फंगस होने के बहुत सारे और कारण बताए जा रहे हैं। दरअसल म्यूकोरमाइकोसिस नाम की ये बीमारी सबसे पहले साइनस में होती है। इसके बाद फंगल इन्फेक्शन 2 से 4 दिन में ही आंखों पर अटैक कर देता है और अगले 24 घंटे के भीतर ही ये दिमाग पर हमला करता है। तो सुना आपने किस तरह से गंदा मास्क इस फंगल इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए बहुत सावधानी से मास्क का इस्तेमाल करिए और जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत ही आप मास्क को यूज करें ताकि आप इस महामारी से अपने आप को बचा सकें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।